नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। पंजाब और हरियाणा सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दे पर आम सहमति तक पहुंचने में विफल रहे। हितधारकों से परामर्श के लिए नई औद्योगिक नीति का मसौदा जारी किया गया। वाहन स्क्रैपिंग के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में 11 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश से कालाजार के उन्मूलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने पीड़िता की पहचान के लिए डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पादों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक हब बनाना है। मिशन का आरंभिक खर्च 19,744 करोड़ रुपए है। ग्रीन हाइड्रोजन को नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित किया जाता है। कुल खर्च में से 17,490 करोड़ रुपए साइट यानी स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन कार्यक्रम को आवंटित किए गए हैं। साइट कार्यक्रम के तहत 2 विशेष वित्तीय प्रोत्साहन तंत्रों का प्रावधान किया गया है और ये हैं इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण को लक्षित करना और ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगा। और आइए अब बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। इसके तहत कई कार्यों के लिए एक सक्षम नीतिगत कार्यक्रम विकसित किया जाएगा, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम की स्थापना का समर्थन करने के लिए, मजबूत मानक और विनियमन संरचना के विकास के लिए और अनुसंधान तथा विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए। इसके अलावा मिशन के तहत एक समन्वित कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। आपको बता दें कि वर्ष 2030 तक इस मिशन से कई संभावित परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है। प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि होगी। वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी होगी और जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संचित कमी आएगी। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लाभ की बात करें तो इसके तहत अत्याधुनिक तकनीकों का विकास होगा। ग्रीन हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पादों के लिए निर्यात के अवसर पैदा होंगे। उद्योग, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र का विकार्बनीकरण होगा। रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जीवाश्म ईंधन के आयात और कच्चे माल पर निर्भरता में कमी आएगी। इसके अलावा स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास होगा। हाइड्रोजन और उत्पादन प्रक्रिया के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इससे पहले के अंक में हमने वो पूरी जानकारी दी है, आप उसको सुन सकते हैं। पंजाब और हरियाणा सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दे पर आम सहमति तक पहुंचने में विफल रहे हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है और इसका कारण ये है कि ये दोनों राज्य रावी और व्यास नदियों के जल के बंटवारे को लेकर किसी भी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे हैं। सतलुज यमुना लिंक हरियाणा और पंजाब के बीच रावी और ब्यास नदियों के जल को साझा करने के लिए परिकल्पित 214 किलोमीटर लंबी नहर है। सतलुज यमुना लिंक नहर का 122 किलोमीटर हिस्सा पंजाब में और 92 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में निर्मित होना तय हुआ था। इस नहर को बनाने की योजना पंजाब से हरियाणा के अलग होने के बाद वर्ष 1966 में बनाई गई थी। हरियाणा ने वर्ष 1980 में सतलुज यमुना लिंक नहर के अपने हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया था। इसके विपरीत पंजाब रिपेरियन सिद्धांतों और जल की अनुपलब्धता का हवाला देकर इसे टालता रहा है। रिपेरियन सिद्धांत ये कहता है कि किसी जल निकाय से सटी भूमि के स्वामी को ही उस निकाय के जल के उपयोग का अधिकार है। वहीं पंजाब का ये भी तर्क है कि भूजल के अत्यधिक दोहन की वजह से वर्ष 2029 के बाद राज्य के कई क्षेत्र सूखे के प्रभाव में आ सकते हैं। हालांकि हरियाणा ने ये तर्क दिया है कि उसके दक्षिणी हिस्से को भूजल स्तर में गिरावट के कारण जल की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसका ये भी कहना है कि इराडी ट्रिब्यूनल 1987 द्वारा किए गए आकलन के बाद भी हरियाणा राज्य को जल में उसके उचित हिस्से से वंचित किया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि जल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं। दरअसल राज्य सूची की प्रविष्टि 17 जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी आदि से संबंधित हैं। वहीं संघ सूची की प्रविष्टि 56 अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों का विनियमन तथा विकास से संबंधित है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों के जल से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। संसद ने अनुच्छेद 262 द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 बनाया है।
हितधारकों से परामर्श के लिए नई औद्योगिक नीति का मसौदा जारी किया गया। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने हितधारकों से परामर्श के लिए ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2022 मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड जारी किया गया है। ये तीसरी औद्योगिक नीति होगी। पहली औद्योगिक नीति वर्ष 1956 में और दूसरी नीति वर्ष 1991 में जारी की गई थी। ये जो नई नीति है, ये औद्योगिक नीति 1991 का स्थान लेगी। इस नीति को भुगतान संतुलन संकट के दौरान तैयार किया गया था। औद्योगिक नीति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले विशेष उद्योगों जैसे कि विनिर्माण उद्योग का समर्थन करने के लिए एक सरकारी प्रयास होता है। इस प्रस्तावित नीति का उद्देश्य नीतिगत उपायों के माध्यम से उद्योगों की मौजूदा समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करना है। इससे देश में अभिनव और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण किया जा सकेगा और इसे बढ़ावा दिया जा सकेगा। इस नीति की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि इससे भारतीय प्रीमियम अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का निर्माण किया जा सकेगा और देश को आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में दर्शाया जाएगा। ये लक्ष्य कई माध्यम से पूरे किए जाएंगे, जैसे कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्रेडिट रेटिंग तंत्र को मजबूत करने के लिए यूनिवर्सल एंटरप्राइज आईडी का विकास किया जाएगा। एमएसएमई क्लस्टर फाइनेंसिंग मॉडल का विकास किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर स्टार्टअप इनोवेशन जोन का निर्माण किया जाएगा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक खरीद को प्रोत्साहन दिया जाएगा और साथ ही राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड का निर्माण किया जाएगा और मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था को विकसित किया जाएगा। निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए निर्यात संबंधी वित्त प्रणालियों को मजबूत किया जाएगा। इस नई नीति का उद्देश्य है प्रतिस्पर्धात्मकता और क्षमताओं का विकास करना, आर्थिक एकीकरण और वैश्विक मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देना, भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रचारित करना, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर और मानकों को प्राप्त करना। अगला टॉपिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है। वाहन स्क्रैपिंग के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में 11 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो गए हैं। इससे वाहन स्क्रैपिंग तंत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। ये 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं: गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, गोवा, उत्तराखंड और चंडीगढ़। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने बनाया है। वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी VVMP या वाहन स्क्रैपिंग नीति का 1 अप्रैल 2022 से कार्यान्वयन हुआ है। इसका उद्देश्य अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से चरणबद्ध रीति से इस्तेमाल समाप्त करने के लिए एक तंत्र बनाना है। वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें निजी वाहनों का 20 साल बाद और वाणिज्यिक वाहनों का 15 साल पूरे होने पर फिटनेस टेस्ट करने के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा देश भर में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। केंद्र वाहनों की पर्यावरण अनुकूल स्क्रैपिंग करेंगे, स्क्रैप किए गए वाहनों से उपयोगी उत्पादों की प्राप्ति बढ़ाएंगे और अन्य संबंधित गतिविधियों को संपन्न करेंगे। इसके अलावा वाहन स्क्रैपिंग उद्योग को औपचारिक रूप देने के लिए सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। बेहतर ईंधन दक्षता प्राप्त करने, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषकों को कम करने के लिए खराब हो चुके वाहनों को बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये किसी वाहन को केवल उसके उपयोग वर्षों के कारण स्क्रैप नहीं मानता है, बल्कि ब्रेक की गुणवत्ता, इंजन के प्रदर्शन जैसे अन्य कारकों पर भी विचार करता है। वाहन स्क्रैपिंग नीति या VVMP के उद्देश्यों की बात करें तो बिना वैध फिटनेस और पंजीकरण वाले लगभग 1 करोड़ वाहनों को स्क्रैप करके प्रदूषण को कम किया जाएगा। इसके अलावा सड़क, यात्री और वाहन सुरक्षा में सुधार किया जाएगा। ऑटो क्षेत्र में बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। साथ ही ईंधन दक्षता में सुधार किया जाएगा और वाहन मालिकों के लिए रखरखाव लागत को कम किया जाएगा। वर्तमान में अनौपचारिक वाहन स्क्रैपेज उद्योग को औपचारिक रूप दिया जाएगा। ऑटोमोटिव, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए कम लागत वाले कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ावा दिया जाएगा। अगली खबर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश से कालाजार के उन्मूलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कालाजार के मामले वर्ष 2007 में 44,533 थे, जो वर्ष 2022 में घटकर 834 हो गए थे। ये 98.7% की गिरावट को दर्शाता है। कालाजार यानी ब्लैक फीवर डिजीज, जो कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। ये लीशमेनिया कुल के एक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। यह संक्रमित मादा सैंड फ्लाई के काटने की वजह से होता है।
भारत में लीशमैनिया डोनोवानी एकमात्र परजीवी है जो इस बीमारी का कारण है। इसे मलेरिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्राणघातक परजीवी माना जाता है। ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक अधिसूचित रोग है। वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट किए गए कालाजार के कुल मामलों में भारत का योगदान 11.5% है। इस रोग का उपचार किया जा सकता है और इसके इलाज के लिए एंटी लीशमैनियल दवाएं उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2023 तक कालाजार के उन्मूलन के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया है। मलेरिया, डेंगू, लसिका फाइलेरिया, कालाजार आदि की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग 20 स्थितियों का एक विविध समूह है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित है और इन क्षेत्रों में ये ज्यादातर गरीब समुदायों में रहने वाले 1 अरब से अधिक लोगों को संक्रमित करते हैं। अगली खबर दिल्ली से जुड़े एक महत्वपूर्ण अपराध से संबंधित है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने पीड़िता की पहचान के लिए डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल किया है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोफाइलिंग फोरेंसिक वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक विधि है। इसमें बाल, हड्डी और दांत जैसे नमूनों से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अनुक्रम के निर्धारण के लिए अपराध घटना स्थल से प्राप्त जैविक साक्ष्यों का परीक्षण किया जाता है। आमतौर पर इन साक्ष्यों में निम्नीकृत डीएनए की कम सांद्रता उपस्थित होती है। इससे ये न्यूक्लियर डीएनए परीक्षणों के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए गोलाकार और दोहरे गुंथे हुए होते हैं और मातृपक्ष से विरासत में प्राप्त होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है जो कोशिका के भीतर स्थित एक उप कोशिकीय कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया शरीर के विविध ऊतकों के लिए ऊर्जा पैदा करने का कार्य करता है। इस विशेषता के कारण इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ये गुमशुदा व्यक्तियों, आपदा में व्यापक जनहानि जैसी स्थितियों में व्यक्ति की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसका कारण ये है कि ऐसी स्थितियों में सीमित जैविक सामग्री या न्यूक्लियर डीएनए उपलब्ध होते हैं। ऐसे में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोफाइलिंग उपयोगी सिद्ध होती है। माइटोकॉन्ड्रियल विभाजन कोशिका विभाजन से अलग होता है और ये ऊर्जा की मांग से उत्प्रेरित होता है। उदाहरण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता वाली कोशिकाओं में इन कोशिकांगों की संख्या ज्यादा होती है। इसके अलावा इसकी उच्च प्रतिलिपि संख्या भी है, यानी कि इसकी कॉपिंग की जो दर है वो बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि अधिकतर मान कोशिकाओं में केंद्रक में न्यूक्लियर डीएनए की 2 प्रतियों की तुलना में सैकड़ों माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जीनोम प्रतियां होती हैं। उच्च प्रतिलिपि संख्या नमूनों से पर्याप्त डीएनए की प्राप्ति की संभावना को बढ़ाती है, भले ही पर्यावरण के प्रभाव की वजह से या फिर ज्यादा समय बीतने की वजह से वो बहुत कम रह गए हों। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना RBIOS। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इसमें RBI लोकपाल योजनाओं के तहत प्राप्त शिकायतों में 9.39% की वृद्धि दर्ज की गई है। RBIOS का उद्देश्य ग्राहकों को कुछ बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में कमी के लिए लागत प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना है। ये RBI की मौजूदा 3 लोकपाल योजनाओं को एकीकृत बनाती है, जिसमें शामिल है बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 और डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना 2019। ये RBI लोकपाल प्रणाली के अधिकार क्षेत्र को निष्पक्ष बनाकर एक राष्ट्र एक लोकपाल के दृष्टिकोण को लागू करती है। इसके अंतर्गत ऐसे गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों को शामिल किया गया है जिनके पास 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक की जमा राशि मौजूद है। और आइए बात करते हैं लिथियम के खनन की प्रक्रिया के बारे में। भारत ने अर्जेंटीना में लिथियम की 2 खदानों और एक तांबे की खदान की पहचान की है। भारत इन खदानों को या तो अधिग्रहण करेगा या फिर इन्हें लंबी अवधि के लिए लीज पर लेगा। अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया मिलकर एक लिथियम ट्रायंगल निर्मित करते हैं। लिथियम सेडेमाइन शेल संरचना में और ब्राइन के रूप में पाया जाता है। ऐसे लवण युक्त निक्षेप को लैटिन अमेरिका में सलार कहा जाता है। लिथियम को तरल रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण अमेरिका में आमतौर पर नमक के मैदानों में मौजूद लवणीय तालाबों में ब्राइन को इनकी सतह तक पंप किया जाता है और इसके बाद लिथियम युक्त लवण को प्रोसेस करने से जल वाष्पीकृत हो जाता है और लवण क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। ये लिथियम के क्रिस्टल्स होते हैं। ऑस्ट्रेलिया वैश्विक स्तर पर लिथियम का शीर्ष उत्पादक देश है। और अब बात करते हैं सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश को मंजूरी प्रदान की है।
इस परियोजना को सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड संचालित करेगा। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना रन ऑफ द रिवर प्रकार की योजना है। इसे सतलुज नदी की जल विद्युत क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये लुहरी जल विद्युत परियोजना का हिस्सा है। इसे 3 जल विद्युत बांधों को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। लुहरी चरण 1, लुहरी चरण 2 और सुन्नी बांध। इसमें सतलुज नदी पर कंक्रीट से निर्मित एक ऊंचा गुरुत्वीय बांध और दाहिने तट पर एक भूमिगत पावर हाउस के निर्माण की परिकल्पना की गई है। और आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इसी के तहत 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 16,05,382 स्कूलों ने अपग्रेडेशन के लिए शिक्षा मंत्रालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए हैं। पीएम श्री एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत स्कूलों में एक समान और समावेशी तरीके से और आनंदमय या रोचक वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं को ध्यान में रखा जाएगा। पीएम श्री स्कूल अपने आसपास के अन्य स्कूलों को सहायता, मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करेंगे। पीएम श्री के तहत स्थापित विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे और अनुकरणीय विद्यालयों के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि इनको एक रोल मॉडल स्कूल के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही ये विद्यालय अपने आसपास के अन्य संस्थानों को भी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अगला टॉपिक है प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डिपार्टमेंट यानी बाइंड। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए बाइंड योजना को मंजूरी प्रदान की है। बाइंड एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका लक्ष्य सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती यानी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का आधुनिकीकरण करना है। ये योजना प्रसार भारती को संगठन के प्रसारण संबंधी बुनियादी ढांचे के विस्तार और उन्नयन, उच्च गुणवत्ता युक्त कंटेंट के सृजन आदि से संबंधित व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत देश में AIR FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटरों के कवरेज को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 59% से बढ़ाकर 66% और आबादी के हिसाब से 68% से बढ़ाकर 80% किया जाएगा। इसके अलावा दूरस्थ जनजातीय, वामपंथी, उग्रवाद से प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 8 लाख से अधिक DD फ्री डिश सेटअप बॉक्स निःशुल्क रूप से वितरित किए जाएंगे। अगला टॉपिक है गंगा सागर मेला। पश्चिम बंगाल ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है। इस मेले का आयोजन हर साल पश्चिम बंगाल के 24 दक्षिण परगना जिले में गंगा सागर द्वीप पर किया जाता है। श्रद्धालु मकर संक्रांति यानी मध्य जनवरी के अवसर पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर एकत्रित होते हैं। गंगा सागर गंगा नदी के डेल्टा में स्थित एक द्वीप है। ये कोलकाता से 100 किलोमीटर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर अवस्थित है। इसे कुंभ के मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थयात्री एकत्रण कहा जाता है। हीट डोम। यूरोप के कई हिस्सों में अत्यधिक गर्म मौसम का अनुभव किया जा रहा है और इसका कारण यहाँ पर निर्मित हीट डोम को माना जा रहा है। हीट डोम की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक उच्च दाब वाले क्षेत्र में एक लंबी अवधि के लिए गर्म वायु अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि गर्म वायु कहीं न कहीं रुक जाती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि किसी गर्म खाद्य पदार्थ वाले बर्तन पर ढक्कन को ढक दिया जाता है और फिर गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती है। तो वैसी ही स्थिति हीट डोम में होती है। उच्च दाब वाला कोई भी क्षेत्र वायु को धरातल की ओर प्रवाहित होने के लिए बाधित करता है, फिर चाहे वहाँ हीट डोम की उपस्थिति हो या नहीं हो। एक बार जब वायु धरातल पर पहुंच जाती है तो फिर ये संपीड़ित होकर और गर्म हो जाती है। इसके अलावा वायु धरातल के निकट आती है तो फिर और शुष्क हो जाती है और इसकी वजह से उस क्षेत्र के तापमान में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। अगला टॉपिक है डार्क स्काई रिजर्व। ताल कावेरी दक्षिण भारत के हनले के रूप में उभरा है। ताल कावेरी कर्नाटक के कोडागू जिले में अवस्थित है। हनले लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। डार्क स्काई रिजर्व एक सार्वजनिक या निजी भूमि को दिया गया पदनाम है। इन्हें इनकी तारों वाली रातों की असाधारण या विशिष्ट गुणवत्ता तथा रात्रिकालीन वातावरण के कारण ये पदनाम दिया जाता है। इस कारण विशेष रूप से इनके वैज्ञानिक, प्राकृतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और विरासत तथा लोक आनंद संबंधी महत्व के लिए इनका संरक्षण किया जाता है। डार्क स्काई स्थल की अवस्थिति प्रकाश प्रदूषण पर निर्भर करती है। प्रकाश प्रदूषण को बोटल स्केल पर मापा जाता है। बोटल स्केल रात्रि में आकाश की चमक को 9 स्तरीय संख्यात्मक स्केल पर मापता है। इस स्केल में कम संख्यात्मक मान अंधकार को दर्शाता है। टर्माइट्स यानी दीमक।
हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि के साथ दीमकों की भूख में भी वृद्धि होती जा रही है। तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से दीमकों की अपघटनकारी क्षमता लगभग 7 गुना बढ़ जाती है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रही है, क्योंकि दीमक मृत लकड़ी का भक्षण करती है और वातावरण में कार्बन मुक्त करती है। दुनिया भर में दीमक के 7 कुल हैं। इन्हें आइसोप्टेरा नामक गण में वर्गीकृत किया जाता है। दीमक के 3 सामान्य प्रकार हैं: नम लकड़ी की दीमक, सूखी लकड़ी की दीमक और फॉर्मोसन दीमक। ये जीव कभी नहीं सोते और 20 साल तक जीवित रहते हैं। जेलियानग्रोंग समुदाय का गान नगाई उत्सव। गान नगाई उत्सव मणिपुर का जेलियानग्रोंग समुदाय मानता है। ये संपूर्ण राज्य में फसल कटने के बाद मनाया जाने वाला सबसे बड़ा और सांस्कृतिक त्योहार है। जेलियानग्रोंग समुदाय में 3 नागा जनजातियां रोंगमेई, लियांगमई और जेमे शामिल हैं। ये जनजातियां असम, मणिपुर और नागालैंड के त्रिसंगम पर निवासित हैं। जेलियानग्रोंग नागा भाषाओं का दक्षिणी समूह है। ये चीन तिब्बती भाषा परिवार के तहत तिब्बती बर्मन भाषाओं से संबंधित है। नागालैंड में लियांगमई और जेमे को जिलांग के रूप में मान्यता प्राप्त है और रोंगमेई नागाओं को काबुई के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।